नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप PDF नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण भारत सहित पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समझेंगे, इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जिन्हें आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेंस के सेकेंड पेपर में कुपोषण भूखमरी एक टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी इस पर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो आप दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को समझिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ से बात की शुरू करते हैं कि कुपोषण है क्या। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ज़रा सोचिए कि कुपोषण क्या है। हम में से जितने भी लोग कुपोषण के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि सही मायने में कुपोषण क्या होता है। सामान्य तौर पे ये मानते हैं कि जिसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कमज़ोर हो गया, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, वो कुपोषित है। ये आधी अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है। आज आप में से कई दोस्तों को शायद ये बात पता चलेगी कि कुपोषण का तात्पर्य है पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता। इस चीज़ को समझ रहे हैं? सिर्फ कमी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो भी कुपोषण है। कुछ लोग बहुत इतना ज़्यादा खा लेते हैं, उन पे उन्हें कंट्रोल नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, खूब खाते जाओ, खूब खाते जाओ। इतने ज़्यादा पोषक तत्व उसके अंदर हो गए हैं, उस व्यक्ति के अंदर, कि कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, कैंसर तक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। समझ रहे हैं? किडनी से लेकर के हर तरह के जो आंतरिक अंग हैं उन सब पे प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर यूपीएससी इस तरह से लाइन बनाती है कि पोषक तत्वों की कमी को ही कुपोषण कहा जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना होगा। बाकी विकल्पों को देखना होगा, क्योंकि अभी आधी बात है, पोषक तत्व कमी हो उनकी या फिर अधिकता हो, इसे कुपोषण कहा जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन या पोषक तत्वों का अक्षम उपयोग, उनका अच्छे से बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, संतुलन ठीक नहीं है उनका, इसकी वजह से भी जो शरीर बना है या शरीर में ये जो चीज़ें हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये कुपोषण की समस्या है। आई बात समझ में? अच्छा, अगली लाइन समझिए। कुपोषण के दोहरे बोझ में 2 बातें हैं, अल्प पोषण और अधिक वजन व मोटापा। वही बात है, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, मोटापा, दोनों शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें आहार संबंधी गैर संचारी रोग भी शामिल होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, पास बैठने से नहीं फैलती। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है, तो शुगर की जो बीमारी है वो साथ में रहने से, ऐसा नहीं है, कोरोना जैसा नहीं है कि साथ में रहेंगे, छींक दिए, खांस दिए, टच कर लिए तो फैल जाएगा, तो उसको कहते हैं गैर संचारी रोग। ये भी एक बड़ी समस्या है दुनिया में, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक, 2 पक्ष इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुपोषण के दोहरे बोझ हैं, क्या है? एक है अधिक वजन और एक है अल्प पोषण। अधिक वजन, मोटापा एक साथ कर लीजिए। अल्प पोषण तो आप समझ ही रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन, पर्याप्त चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं, इनको हम कुपोषण कहते हैं। ठीक, आगे समझिए।
अल्प पोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है। अभी हमने 2 कैटेगरीज देखी, एक है अल्प पोषण और एक है मतलब ज़्यादा ही खा लिए मोटापा आ गया है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स शरीर में है, तो वो दोहरा है। लेकिन जो हमने पहली बात की अल्प पोषण की, इसको 4 रूपों में हम देख सकते हैं और इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं एक बार, ठीक है। वेस्टिंग, स्टंटिंग, अल्प वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इनका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने इस पर पूछा था, वेस्टिंग और स्टंटिंग को लेकर के शायद जो है उसकी व्याख्या से संबंधित बात पूछ ली थी कि वेस्टिंग का मतलब ये होता है, स्टंटिंग का मतलब ये होता है। आपको पता नहीं है तो फिर गलती कर देंगे, ठीक। तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पोषण से संबंधित, कुपोषण से संबंधित, तो इनको समझना ज़रूरी है। आप मेंस में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, प्री में भी क्वेश्चन तो आता ही है। सबसे पहले समझते हैं कि वेस्टिंग क्या होती है। इसे कद के अनुरूप कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी मतलब हाइट तो ठीक है लेकिन उनका वजन बहुत कम है, मतलब बहुत दुबले पतले से हैं, 5 फीट 6 फीट के हैं लेकिन बहुत दुबले पतले, जितना वजन होना चाहिए। दुबले पतले कहना थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब सामान्य लोग, हेल्दी व्यक्ति भी दुबला हो सकता है। यहाँ वजन से मतलब है कि हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है, हड्डियाँ दिख रही हैं, तो इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये वेस्टिंग का शिकार है। यह प्रायः वजन में हालिया और गंभीर कमी का संकेत देती है, हालांकि यह दीर्घकालिक समस्या के रूप में भी मौजूद हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अचानक से उनका वेट कम हो जाता है, ठीक, और कई बार ऐसा होता है कि वो बना ही रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग रील्स में भी देखे जाते हैं, काफ़ी वायरल हैं। एक मैंने देखा था, एक लड़का था, बहुत ही दुबला पतला सा है, ठीक है, हालांकि जिस हिसाब से वो एक्टिविटी करता है काफ़ी हेल्दी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मतलब ये आप याद करने के लिए इनको दिमाग में बिठा सकते हैं कि हाइट ठीक ठाक है लेकिन वजन नहीं है, इसको हम कहेंगे कि वेस्टिंग है ये, ठीक है। आगे समझते हैं। यह आमतौर पर तब उत्पन्न होती है ये समस्या जब बच्चे को पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा का भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, उसका अभाव होता है। लंबे समय तक ऐसी अवस्था बन रहे तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। यदि इसका उपयुक्त रूप से उपचार नहीं किया जाए तो बच्चों में वेस्टिंग से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यह समस्या क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें इसकी वजह से होंगी ना, क्षमता शरीर की कम हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता कम है, कोई भी बीमारी पकड़ लेगी, फिर मृत्यु हो सकती है। अच्छा, स्टंटिंग क्या है? ये भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को। इसे आयु के अनुरूप निम्न कद या लंबाई, मतलब लो हाइट जिनकी है, ठीक है, उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपने कई लोगों को देखा है जिनकी उम्र तो ठीक ठाक है, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, हाइट बहुत कम है, इसको स्टंटिंग कहा जाता है। हाइट कम है, उम्र ठीक ठाक है, ठीक है, जितनी उम्र के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसे हम कहते हैं स्टंटिंग। इन दो परिभाषाओं के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाकी की जो बातें हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। दिक्कत यहीं पे आएगी। यूपीएससी ने इसी को लेकर क्वेश्चंस भी पूछे थे। क्या है? स्टंटिंग का मतलब यह है कि उम्र हो गई है जितनी, उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी है, और वेस्टिंग का मतलब है कि जितनी हाइट है उस हिसाब से वजन नहीं बढ़ा है। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी उसी के बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया है। यह गंभीर या लगातार बने रहे अल्प पोषण का परिणाम है। जाहिर सी बात है, हाइट कैसे बढ़ी? बच्चों को अगर बचपन में पर्याप्त खाना ना दिया जाए, पोषक तत्व ना दिया जाए तो हाइट नहीं बढ़ेगी, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जो आमतौर पर गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और पोषण की खराब दशा, लगातार बीमार बने रहना और आरंभिक बाल्यावस्था में आहार और देखभाल की अनुपयुक्त दशा से संबंधित है। ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, ठीक है। स्टंटिंग बच्चों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। जो बच्चे, सबकी बात नहीं करते, कुछ लोग तो मतलब उनका जीन ऐसा होता है, जेनेटिकली ऐसे होते हैं कि वो छोटे ही रहेंगे, हेल्दी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, ठीक है। लेकिन जो कुपोषण की वजह से नहीं बढ़ पाते, उस वजह से उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है। उनकी जो दिमागी क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, वो भी प्रभावित होती है, ठीक है। इसके बाद से अल्प वजन, अंडर वेट, आप समझ ही सकते हैं, सिंपल सी बात है कि वजन कम है, और वजन कम इसलिए है क्योंकि पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, ठीक है। आगे,
कुपोषण की समस्या से भारत किस हद तक प्रभावित है? यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिन्हें आप दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। नोट तो फिलहाल आपको मिल ही रही है, तो वहाँ से पढ़ते रहा करिए और मेंस में भी इसका आंसर देने के लिए तैयार रहिए। कभी मतलब इंटरव्यू पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कुपोषण पे बात करनी है, तो अगर आप ये डाटा बताते हैं कि देखिए हमारे देश में इतनी परसेंटेज जो आबादी है इससे प्रभावित है, एग्जामिनर प्रभावित होगा, समझेगा कि हाँ भाई काम की बातें आपके दिमाग में है, फालतू की बातें नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी आंकड़ा आपने याद कर लिया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण बात है, यह आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। हम्म वर्ल्डोमीटर के अनुसार, वही है ना, वर्ल्डोमीटर, ठीक है, भारत वैश्विक आबादी में कुपोषित लोगों का सबसे बड़ा योगदान करता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कुपोषण वाले लोग भारत में हैं, जहां इसकी लगभग 14.37% आबादी को मतलब पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी मजाक के मूड में है और ये कह दे कि भारत की 20% जनसंख्या ऐसी है या फिर सिर्फ 5% लोगों में कुपोषण है, तो फिर गलती हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और मेंस में तो लिखना ही है इसको। हमने पिछली वीडियो में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उस समय भी बताया था। इन आंकड़ों को आप आंसर राइटिंग अपने जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं, एसए में भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, समाज की बात आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दिए जहाँ कुपोषण की बात आ रही है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, 5 वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग के शिकार हैं हमारे देश में। 36%। 19% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग वेस्टिंग हमने अभी भी समझा है, ठीक है। 32% बच्चे अल्प वजन के शिकार हैं और 3% बच्चे अति वजन के शिकार हैं, मतलब उनका वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आने वाले समय में एक समस्या बढ़ रही है पूरी दुनिया में, ये मतलब थोड़ा सा हट के मैं बता रहा हूँ और आपकी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। अभी देखिए हमारे रहने का कल्चर जो है ना थोड़ा सा बदल रहा है। हम बाहर से चीज़ें आसानी से मंगा सकते हैं, खा लेते हैं। तरह तरह की फ़ास्ट फूड की दुकानें हैं। हमारी जो जीभ है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है, हमें खाने का मन कर देता है। तो ऐसे बहुत सा, मैं अपनी बात बताऊं तो काफ़ी हद तक मैं कंट्रोल में हूँ, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे एक ऐसा कल्चर बन रहा है कि हम फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, स्वाद के पीछे बेसिकली, और विज्ञापनों में भी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो इसके पीछे हम भाग रहे हैं। और समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ओवरवेट की समस्या बढ़ रही है पूरी दुनिया में, और इस ओवरवेट की वजह से हार्ट अटैक, शुगर और दुनिया भर की बीमारियां जो है शरीर में आ रही हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये आपकी सेहत के लिए एक छोटी सी सलाह है। खुद को भी सलाह दे रहा हूँ कि ताकि आगे मेरा भी अगर मन विचलित हो तो मैं ये याद करूँ कि मैंने जब आपको कहा था तो मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं। जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसी से आप बन रहे हैं, उसी से आपका शरीर बन रहा है, और जैसा शरीर है, जैसा महसूस आप कर रहे हैं, उसी तरह के विचार भी आने लग जाते हैं। बाकी अभी मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। फालतू की चीज़ें खाएंगे, अनावश्यक रूप से वेट बढ़ गया, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आईएएस भी बन गए, करोड़ों रुपए भी कमा लिए, मान लेते हैं बिजनेस कर लिए, कुछ भी कर लिए, और सेहत अच्छी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बातें कर ली। अब काम की बात करते हैं। एनीमिया, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी भी कहा जाता है, 5 वर्ष से कम आयु के 67%, 67% बच्चों को प्रभावित कर रहा है। मतलब हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु के 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर आप मोटे तौर पे कह सकते हैं खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है। समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सब डाटा यूपीएससी प्री में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के डाल सकती है, और मेंस में तो आपको ये लिखना ही चाहिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अच्छा, महिलाओं की बात करें, महिलाओं में ज़्यादा समस्या होती है एनीमिया की। एनीमिया महिलाओं में अधिक व्यापक रूप से पाया जाता है, जहाँ भारत में 25% पुरुषों 50 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, की तुलना में 57% महिलाओं में जो है ये समस्या है।
मतलब भारत की 57% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। पोषण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे दिया जाएगा? हमारे देश का स्ट्रक्चर आप देखिए, पुरुषों का एक तरह से कहें कि दबदबा है फैमिली पर, तो खान पान से लेकर के जीवन शैली से लेकर के महिलाओं का जीवन काफ़ी दबाव में है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्य तौर पर अपवाद भी है। बहुत जो महिलाएं पढ़ लिख के आगे बढ़ गई हैं, समझदार उनके घर वाले हैं, तो हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर भी हैं, साथ साथ बेवकूफ़ भी हैं। वो महिलाओं को उतना महत्व नहीं देते, उन्हें उतना समय नहीं मिल रहा है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। खाने पीने में भी बहुत जगह ऐसा ट्रेडिशन है कि महिलाएं बाद में खाएंगी, जब सारे घर के लोग खा लेंगे तब। पता चलता है कभी कभी खाना नहीं है, तो जो बचा कुचा है वो खाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं, घर घर परिवार चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, इतनी मेहनत है, पोषण मिल नहीं रहा है, तो खून की कमी तो हो ही जाती है। प्लस हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कम मतलब खून निकल ही रहा है शरीर से, कैसे पूर्ति होगी? तो ये समस्या है। इसमें मुझे ऐसा लगता है, आप मेंस में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो तो अपनी जगह है, जागरूकता के जो अभियान चल रहे हैं वो भी ठीक है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन महिलाओं में खून की कमी, ये जो एनीमिया वाली समस्या है या फिर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अगर दूर करना है तो फैमिली के एजुकेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये वो वाला एजुकेशन नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। फैमिली पे एजुकेशन की बात इस रूप में कि जो बेटी है, जो बहन है, जो माँ है, जो दादी हैं, इनकी इनका जो महत्व है उसे अच्छे से एक्सेप्ट किया जाए, उसे सेलिब्रेट किया जाए, उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए हर चीज़ में, डिसीजन मेकिंग से लेकर काम तक, हर चीज़ में। तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी कि किससे किस चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ को क्या चाहिए, किस व्यक्ति को क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और सारी चीज़ें फिर ठीक होने लगेंगी। नहीं तो हम ऊपर ऊपर दवाएं दे रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही बात चल रही है, तो समस्याएं तो रहेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें दिमाग में रहेंगी ना, मेंस में काम आएंगी। प्री के लिए तो डाटा है, अगर मैं लगातार 2 मिनट में बोल दूँ तो आप सरासर यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे, मैं भी आगे निकल जाऊँगा और चीज़ें दिमाग में बैठेंगी नहीं। कम से कम स्क्रीन पर रुक के इस पे बात कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी कुछ बातें समझ में आ रही हैं और प्री के लिए भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे सॉरी तो ये है। इसके अलावा 50 वर्ष से कम आयु की 19% महिलाएं और 16% पुरुष अल्पपोषित हैं, पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं है उनके अंदर, जबकि 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे के शिकार हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी मैंने शुरू में बात की, ये मोटापे वाली समस्या महिलाओं में ज़्यादा आ सकती है। पोषण की समस्या दूर होगी, खान पान में वृद्धि होगी और सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगी ज़्यादा, तो फिर मोटापे की समस्या उनमें हो सकती है। खैर, भारत की 1.4 बिलियन विशाल आबादी का, आप समझ रहे हैं, 140 करोड़ की बात हो रही है, लगभग 40% भाग कुपोषण से ग्रस्त है। आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के लिए हैं कि इनके पीछे का क्या कारण है। भारत में कुपोषण का सॉरी कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाती है और फिर सामान्य से शब्द भी नहीं निकलते। कोई बात नहीं, का किरण वाला नहीं था, कुपोषण के कारण की बात थी। तो मैं हेडिंग्स पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे। बेसिक बातें हैं, मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। आर्थिक असमानता है, इसकी वजह से कुछ लोगों के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, पैसे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, तो कुपोषण तो होगा ही। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य और संरचना में कमी है। हमारे देश में अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए और डॉक्टरों की मौजूदगी देखिए, बहुत दिक्कत है। तो इसकी वजह से भी सेहत जो खराब हो रही है, कुपोषण बढ़ रहा है। उसके बाद जागरूकता की कमी है, निरक्षरता है, ये तो आपको पता ही है। अक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम की बात हो रही है जिसमें अनाज और बाकी चीज़ें सरकार मुहैया कराती है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। थर्ड पेपर में पीडीएस बाकायदा एक आपके लिए टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी नोट आपको मिल जाएगी मेंस वाली, शायद दी भी गई होगी, उसमें देखना पड़ेगा, अपडेट होगी ना प्री के बाद, तो मिल जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा, आगे चलते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना का कार्यान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार ने इसके लिए एक योजना लेके आई थी, मतलब बाल विकास के लिए एकीकृत बाल विकास योजना, उसके कार्यान्वयन में दिक्कत हो रही है। इस वजह से भी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसमें कुछ योजनाओं की बात होगी, उसी में से एक योजना यहाँ पे आ गई थी, इसको पढ़ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS एक अन्य सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिए 6 वर्ष वाली बात, और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। सिंपल सी बात पूछी जा सकती है कि एकीकृत बाल विकास योजना का संबंध किससे है। ठीक है, इस 6 वर्ष को 5 वर्ष कर दे UPSC, या फिर सिर्फ ये कह दे कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है, या फिर सिर्फ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, इनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित योजना है एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों, समुदाय आधारित मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र जिनको कहा जाता है, इनके माध्यम से पूरक खाद्य, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, विकास निगरानी और प्री स्कूल शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मेरे गांव में ऐसी व्यवस्था है, कभी कभी गांव जाता हूं, देखता हूं, मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो महिला हैं गांव में, सबसे पहली दिक्कत यह है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र जो खुलते हैं और भी चीज़ें, तो जो फेवरेट लोग होते हैं, जैसे प्रधान जी हैं, अगर उनके अधिकार में कोई काम है, किसी को देना है, तो अपने फेवरेट व्यक्ति को देखेंगे। ठीक है, तो एक ये कल्चर चल रहा होता है। दूसरी बात यह है कि लोग अपने हक के बारे में नहीं जानते। उन्हें लगता है कि सरकार जो दे रही है वो तो हम पे कृपा ही कर रही है, अब काहे आवाज़ उठाने जाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर गांव में आप रहे हैं तो आप जानते हैं, जो गांव में राशन दिया जाता है उसमें कितनी दिक्कतें होती हैं। पहले मिट्टी का तेल दिया जाता था, ठीक है, केरोसिन बोलते हैं ना उसको, जो भी है, तो वो उसमें जो है धांधली होती थी। अभी भी है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम में है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार है। आंगनबाड़ी में कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें आप दीजिए, पूरक खाद्य दीजिए, बहुत कुछ आता है, सब बेच दिया जाता है। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य जांच की सुविधा होनी चाहिए। किट आते हैं, पता ही नहीं चलता जांच हो रही कि नहीं। टीकाकरण की बात है तो कभी कभी हाँ ये हो जाता है, लेकिन सरकार ने अलग से भी एक अलग अलग ग्राम सभाओं में एक महिला नियुक्त की है, आशा बहन जो होती हैं, तो वो भी ये काम कर लेती हैं। ठीक है, हालांकि आशा पे क्वेश्चन पूछा गया था UPSC के द्वारा, एक और कर्मचारी का नाम मुझे भूल रहा है, तो उन दोनों को लेकर के उनके बारे में, उनके काम को लेकर UPSC ने पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी एकीकृत बाल विकास योजना के तहत, वो ढंग से हो नहीं रहा है, तो फिर दिक्कत आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम कुपोषण की ही बात कर रहे थे। हालांकि ICDS को अपर्याप्त धन, कर्मचारियों की कमी, सेवाओं की निम्न गुणवत्ता और निम्न भागीदारी दर जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो 5वां सर्वे है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, उसके अनुसार किसी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पिछले 6 माह में 6 वर्ष से कम आयु के केवल 50% बच्चों को ही कोई सेवा प्रदान प्राप्त हो सकी है। बाकी बच्चों को तो सेवा ही नहीं मिल रही है। 50% के आसपास बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, वो भी सारी सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी हम कारणों पे बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता की स्थिति जब ठीक नहीं रहेगी तो कुपोषण होगा। हमने पहले भी बात की इस बारे में। अब सरकार के कदमों की बात करते हैं। सरकार ने क्या क्या मतलब योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कैसे आपको देखना है इसको, इस सेक्शन को। 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है, मतलब पहले तरह का प्रश्न ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक साइड में योजनाएं दी गई हैं, एक योजना है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ऐसे, और दूसरी साइड में उसके बारे में लिखा गया है कि मतलब पोषण मिशन का जो उद्देश्य है ये है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा गया और मिलान करने के लिए दे दिया जाए, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप ये है कि पोषण मिशन के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, इन दोनों तरीक़ों से आप इस सेक्शन को देखिए।
तो पोषण मिशन 2.0 भी कहते हैं, 2.0 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब पहला भी चल रहा था तभी तो दूसरा आया है। यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण का संपोषण करने वाले और रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बेसिकली सरकार इसमें विज्ञापन वगैरह भी देती है, जागरूकता बढ़ाती है कि भाई सेहत पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, और भी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ पोषण संबंधी सामग्री दी जाती है, ठीक है। वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करना, ठीक है। कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। परिणामों को सुदृढ़ करना इसमें शामिल है। इसमें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण गुणवत्ता में सुधार लाना और परीक्षण करना, वितरण तंत्र को मजबूत करना, सुदृढ़ करने को मैंने ऐसे कह दिया, मजबूत करना और प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी शामिल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि पोषण को बढ़ावा देना, सिंपल, अच्छा पोषण मिले। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देखना है। इसमें सरकार ने बाकायदा टेक्निकली कुछ काम करने की कोशिश की, जैसे कि पोषण गुणवत्ता का मापन हो, प्रयोगशालाएं खोली जाती हैं, जागरूकता बढ़ाई जाती है, प्रशासन कैसे इसका चल रहा है उसको देखा जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना, जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महत्वपूर्ण है, यहाँ से अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मिलान वाला भी। यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिए, ठीक है, नकद प्रोत्साहन प्रदान करना होता है। सरकार देती है पैसा। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है। क्या है ना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत गरीब हैं, गर्भावस्था में भी काम कर रही हैं, घर चलाना है। अब उस दौरान, काम करने के दौरान कोई है नहीं घर पे कमाने वाला, महिला गर्भवती है, अब उनका बच्चा हो गया, तो उस दौरान तो वो जा नहीं सकती काम पे। इस चक्कर में क्या होता है, अब काम पे जाएंगे नहीं, पैसे आएंगे नहीं, फिर खाने पीने में दिक्कत होगी, कुपोषण हो सकता है। तो सरकार ने सोचा कि इस समय अगर हम पैसे दें कुछ, तो वो ये कुपोषण की समस्या से बच जाएंगी। ये सोच है, इस हिसाब से इस योजना को लाया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दिल दूंगा, हार्ट, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि कितने पैसे दिए जाते हैं गर्भवती माताओं को, ठीक है, ये आपको बताना है। बाकी इसके बारे में आप जानते ही हैं, मिड डे मील स्कीम बहुत लंबे समय से चल रही है, इसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। इस पे मेंस में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप जानते हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लिखा भी नहीं है इसमें। किशोर बालिकाओं के लिए योजना है, ठीक है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें क्या है, यह योजना 11 से 18 की आयु की किशोर बालिकाओं को लक्षित करती है जो स्कूल से बाहर है। यह उन्हें पूरक पोषण, जीवन कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच आदि जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्कूल से बाहर है उनकी बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक माँ कार्यक्रम लाया गया था, आपको बस ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, यह कार्यक्रम नवजातों के लिए माताओं द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने पर लक्षित है। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो मतलब चाहे स्वास्थ्य का कारण हो, जो भी है, तो वो स्तनपान नहीं करा पाती, दूध नहीं बन पाता, इस तरह की समस्याएं होती हैं। या फिर एक नया कल्चर धीरे धीरे शहरों में उभर रहा है कि फिर ठीक है, अगर दूध हो भी रहा है तो भी उस पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें ये सब नहीं झेलना है, जो ये रेडीमेड दूध आ रहा है उसी से काम चल रहा है। लेकिन जो बच्चा छोटा है, कम से कम 6 महीने तक, ये चीज़ें आपने विज्ञापनों में मैं देखी है, सरकारी विज्ञापन जो आते हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए माँ कार्यक्रम शुरू किया गया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जागरूकता बढ़ाना, परामर्श देना, सहायता करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। पोषण वाटिका एक कार्यक्रम है,
यह कार्यक्रम पोषण संबंधी अभ्यासों में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतराल को भरने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के विकास को समर्थन प्रदान करता है। इसमें क्या है, इसमें यह बताया जाता है कि देखिए जो पोषण हमारे शरीर में चाहिए, वैसे तो आंगनबाड़ी नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन इसका जो मकसद है वो न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक करना है लोगों को। अलग अलग चीज़ें आप खाइए जो काम की हैं, जैसे मिलेट्स वगैरह के बारे में जागरूकता है और भी चीज़ें हैं, तो इससे जो है सेहत अच्छी होगी। ठीक, तो ये बातें हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम प्रणाम योजना महत्वपूर्ण है, समझते हैं क्या है। ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जैव उर्वरकों के उपयोग से धरती की उर्वरता को पुनर्स्थापित और पोषित करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आपको ठक ठक की आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बगल में थोड़ा काम चल रहा है। ये बात ध्यान रखिए, अभी पूरी दुनिया में ना एक समस्या बड़ी तेज़ी से फैल रही है। पता है क्या? जो मिट्टी है उसकी उर्वरता, उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ये एक भारी समस्या है। और ये जो जैव उर्वरक हैं, इनकी बात मैं मतलब इस बहाने ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है उसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम हद से ज़्यादा जो ये क्या फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशक हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में बन के आ रहे हैं, कृत्रिम तरीके से बन के आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जैव उर्वरक जब हम यूज़ करेंगे तो इससे धरती की उर्वरता बढ़ेगी। उस मतलब पुनर्स्थापित करने का मतलब ये है कि जो कमी आ गई है वो फिर से ठीक हो जाए, सुधर जाए। ठीक है, रुकिए मैं रुक जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि इसका उद्देश्य जैव उर्वरकों के उपयोग से धरती की उर्वरता को पुनर्स्थापित करना और पोषित करना है। इसके अलावा एक काम किया गया है। अक्टूबर से शुरू होने वाले 2023-24 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो फिलहाल ये उतना काम का नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3.68 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि कितनी धनराशि है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है तो ध्यान में रखना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है, जो सब्सिडी दी जा रही थी यूरिया पर उसको। ठीक है, साथ ही साथ वर्ष 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए 38,000 करोड़ रुपए के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। तो बस ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि पीएम पोषण योजना में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अभी तक जो बातें हमने देखी वो भी महत्वपूर्ण थी कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए। पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम का मतलब कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, ये इंग्लिश में है। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, पीएम प्रणाम योजना। इसका फुल फॉर्म ही पैसे नहीं पूछने वाली है। इसकी घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। इस पर मैं जोर देना चाहूँगा। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है तो कहती है कि इसकी घोषणा इस वर्ष की गई थी, या योजना इस समय लॉन्च की गई थी, या संगठन इस समय बनाया गया था। इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। जब हम मेंस की बात करेंगे ना, चाहे मरुस्थलीकरण के तहत बात हो या फिर रासायनिक उर्वरकों का क्या नुकसान हो रहा है, तो इस पर खूब विस्तार से बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि रासायनिक उर्वरक जब हम कम करेंगे तो भूमि को कम हानि होगी। बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर्यावरण को, हमारी सेहत को, हर तरह से फ़ायदा है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। इसी में जैव उर्वरकों उद्देश्य की बात करें और जैविक उर्वरकों के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जो कि वर्ष 2022-23 में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए था। तो इसको कम किया जाएगा। जो रासायनिक उर्वरक हैं उस पर सब्सिडी कम दी जाएगी, तो नॉर्मली वो फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग कम उपयोग करेंगे।
अच्छा, योजना की कुछ और विशेषताएं हैं। अगर हम वित्त पोषण की बात करें तो इस योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिए। मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा। जो अभी उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस चीज़ को घुमा फिरा के यूपीएससी पूछ सकती है और समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से निकल गया है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि सरकार अलग से बजट बना देती है कि ये लो पैसा इस योजना के लिए और इसको लागू करो, या लागू सरकार ही कर रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा मामला अलग है। सरकार ऑलरेडी रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी दे रही है, जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए ठीक नहीं है। तो इस योजना में अभी हमने देखा कि इन रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम की जाएगी। तो जो सब्सिडी की जो बचत होगी उसी पैसे से ये योजना चलाई जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग बात, ध्यान रखिएगा, इस पर यूपीएससी पूछ सकती है। अच्छा, पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से कोई बजट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यही बात अभी हमने पैसे की बात की थी ना ऊपर, कितना पैसा लगेगा, और ये लाइन ऐसे बना दिया जाए कि सरकार ने इतना का बजट निर्धारित किया है अलग से। आपने भले याद कर लिया, सब कुछ पता है कि इतने लाख करोड़ या इतने हज़ार करोड़ जो भी है पैसा, और सब तैयार है, लेकिन इस पर अगर ध्यान नहीं दिया कि अलग से बजट नहीं है, जो बचत हो रही है इसमें सब्सिडी की जो बचत हो रही है उसी से पैसा दिया जाएगा। ये बात ध्यान में नहीं रहेगी तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी बचत और अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान और ऋण में क्या अंतर होता है पता है? ऋण का मतलब होता है कि आपने किसी को पैसा दिया है तो उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। कभी कभी 0% इंटरेस्ट होता है, लेकिन पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए ऋण के तौर पे। दो तरीके से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि उस पर आपको 4% का ब्याज देना है, ठीक, तो आपको 104 रुपये लौटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा 0% पर मैंने आपको ऋण दिया तो आपको 100 रुपये लौटाना है, लेकिन लौटाना तो है, कर्जा तो लिया है आपने। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको 100 रुपये का अनुदान देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये पैसा लीजिए और इसको आप खर्च करिए अपने हिसाब से, मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? आपको पता होना चाहिए, कई कई बार सरकारें जो है, राज्य सरकारें केंद्र से कर्जा भी लेती हैं, केंद्र सरकार भी अलग अलग जगहों से कर्जा लेती है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ से ये कर्जे वाली बात आ रही है। ठीक है, फिलहाल तो अनुदान आपको समझ में आ गया। 50% जो है अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान में से 70% का उपयोग विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक उर्वरकों और उत्पादन इकाइयों के तकनीकी उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। 30% का उपयोग जो है किसानों, पंचायतों और उर्वरक कटौती और जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। तो कैसे कैसे पैसा खर्च होगा इस पे बस जान लीजिए, थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना कम है। अच्छा, उर्वरक कटौती की गणना, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। किसी राज्य द्वारा यूरिया की खपत में कमी की तुलना पिछले 3 वर्षों में यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। ये एक चीज़ तय की गई है, ऐसे गणना किया जाएगा। यह गणना सब्सिडी बचत और अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करेगी, इसी के हिसाब से कि किसको कितना पैसा दिया जाए। ठीक है, सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। सतत कृषि का मतलब क्या होता है पता है? सतत कृषि का, चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ अगर बच जाएगा तो। जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे मृदा उर्वरता बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता का को मतलब समर्थन मिलेगा। सतत कृषि का मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऐसे खेती करिए कि लगातार खेती होती रहे अच्छे से, अच्छा उत्पादन भी होता रहे, कोई नुकसान ना हो किसी को। आई बात में? सतत विकास का भी यही मतलब होता है कि ऐसा विकास हो जो सतत हो, लगातार हो। ये नहीं कि एक बार एकदम दन्य से विकास कर लिया उसके बाद से बैठ के रो रहे हैं कि प्रदूषण हो गया तो बीमारी फैल गई तो ये हो गया वो हो गया। खेती में भी एक ही बार आपने खूब उत्पादन कर दिया, दुनिया भर के उर्वरक डाल दिए, कीटनाशक डाल दिया और खूब उत्पादन कर लिया, उसके बाद से पता चल रहा है कि धरती तो मरुस्थलीकरण में बदल रही, मतलब मरुस्थलीकरण का शिकार हो गई, उर्वरता नहीं रही, अब कुछ नहीं बो सकते, दिक्कत है ना। तो ऐसी खेती, ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे लगातार खेती होती रहे, उर्वरता मतलब उत्पादन बढ़ता रहे और सब कुछ ठीक ठाक चले, सतत रूप से चलता रहे। उसे बढ़ाने के लिए योजना लाई गई है। जाहिर सी बात है, जब मिट्टी की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, उर्वरता पर ध्यान दे रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें होंगी। जैव उर्वरक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जीवित सूक्ष्म जीवों से समृद्ध एक वाहक माध्यम होता है। जब इसे बीज, मृदा या जीवित पौधों में डाला जाता है तो यह मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाती है या उन्हें जैविक रूप से उपलब्ध कराती है। सबसे पहला यही समझ लीजिए कि जैविक उर्वरक का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा उर्वरक, ऐसी खाद जो किसी जैविक पदार्थ से बनाई गई है, किसी केमिकल से नहीं। आपने अपने गांव में देखा होगा खेतों में कि बहुत सारी चीज़ें, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आपको याद होगा तो बताइएगा। उसको बोया जाता है, एक पौधा होता है, धान की फसल से पहले बोया जाता है, ठीक है। और जब धान बोना होता है तो उसको काट के उसी में मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसी पे मतलब फिर धान की रुपाई हो जाती है उस खेत में, और वो उर्वरक के तौर पे काम करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैविक रूप से बना हुआ है वो, ठीक है। ऐसे ही खादें और भी बनाई जा सकती हैं, मतलब पौधों से ही बनाई गई हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। उसको बाकायदा थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा रिफ़ाइन किया गया है, लेकिन वो केमिकल से युक्त नहीं है। उसको बोरे में आपने भर दिया, खेत में ले जाके जो है छींट दिए, तो और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मेन बात ये है कि ये जैविक उर्वरक है, इसे बायो मतलब केमिकल से नहीं बनाया गया है। आप कह सकते हैं पेड़ पौधों से बनाया गया है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि जो पशु होते हैं, कई जगहों पे आप देखेंगे गांव में जो पशु का गोबर होता है उसको भी जैविक उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नीम है, नीम जो है एक अच्छा उर्वरक, मतलब कीटनाशक के तौर पे, सॉरी, इसको कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैव उर्वरकों में विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे वे मृदा में बढ़ते हैं, वे परपोषी पादप के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी या सहजीवी संबंध बनाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जो एक केचुआ होता है, हालांकि मैंने थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, लेकिन समझने के लिए वो कितना फसल के लिए भी अच्छा होता है, खेत की उर्वरता के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। इसीलिए उसको किसान का मित्र कहा जाता है। वैसे बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जैविक उर्वरकों में, जो फसल के साथ विकसित होने लगते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पौधों में उनकी जड़ में होते हैं और नाइट्रोजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। आप नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी कि कुछ पौधों में नेचुरली ये गुण नहीं पाया जाता कि उनमें नाइट्रोजन, मतलब वो नाइट्रोजन को सोख सके। नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधों को, तो कुछ जीव उनके जड़ों में पाए जाते हैं, सहजीवी संबंध बना लेते हैं और वो पोषण देते हैं, मतलब नाइट्रोजन पहुंचाते हैं पौधे में, ठीक है। कुछ वर्गीकरण है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, काम आएगा। जीवाणु जैव उर्वरक होते हैं कुछ, जैसे कुछ नाम है। एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, काम की बात। यूपीएससी ना हर साल एक टाइप का क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो पर्यावरण का हो, साइंस का हो, कहीं से भी हो, लेकिन होता ज़रूर है। पता है क्या, कुछ नाम दे देती है। इतिहास के भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ नाम होते हैं, और ऐसे नाम होते हैं नॉर्मली जिनको हम बहुत कम पढ़ते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं या फिर कठिन होते हैं, और पूछती है यूपीएससी कि ये क्या है। जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि यह क्या है, जिसका आंसर था कीटनाशक है। एक बार पूछा यह क्या है, जिसका उत्तर था, अलग क्वेश्चन था, उर्वरक था। यह क्या है, कोई टेक्नोलॉजी है। यह क्या है, तो पता चल रहा है कोई औद्योगिक शहर है। 2023 का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, यह क्या है, राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। किसी जीव की खोज हो गई है, अजीब सा नाम है, तो पूछ दे कि क्या है। अब आपको बताना पड़ता है कि ये छिपकली की एक नई प्रजाति है, कि कोई नई मछली है, ठीक है, नई मछली की प्रजाति है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि राइजोबियम, हालांकि राइजोबियम पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, एजोटेबैक्टर पे भी पूछा है, मतलब ऑप्शन में दिया था। तो ऐसे दे दे यूपीएससी और कहे कि ये क्या है, तो आप समझ जाइए कि ये उर्वरक है। फंगल जो है जैव उर्वरक होते हैं, जैसे माइकोराइजा है, ये सब उसी कैटेगरी के हैं कि इनका इस्तेमाल उर्वरक के तौर पे हो जाता है, ठीक है। शैवाली जैव उर्वरक होते हैं, जो नीला हरा शैवाल है, पीसीएस वगैरह में भी खूब पूछेगा। ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य वाला पैराग्राफ है, इसे खूब ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। एजोला पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। ये सब जैव उर्वरक हैं। अच्छा, एक्टिनोमाइसेट्स जैव उर्वरक, फ्रैंकिया, ये सब उर्वरक की कैटेगरी के हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जैव उर्वरक और पीएम परिणाम योजना की। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं अभी से कह सकता हूँ कि आप मान के चलिए कि 1 या 2 प्रश्न यहाँ से 2024 प्रीलिम्स में तय हैं। 99% संभावना यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने के कारण भी हैं। क्यों? अभी हम देख लेते हैं। इस पे चर्चा हो रही थी कि सरकार ने आयुक्त के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करने की कोशिश की है, कुछ नए नियम बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में ही तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। आप जाएंगे लक्ष्मीकांत पढ़ के और एक क्वेश्चन देखेंगे, सही भी कर लेंगे, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे दोस्तों को लगा कि हाँ लक्ष्मीकांत से या यहाँ से पूछ लिया गया। भाई वहीं से पूछना था तो निर्वाचन आयोग क्यों पूछा, कुछ और क्यों नहीं पूछ लिया? इसलिए पूछा क्योंकि निर्वाचन आयोग चर्चा में था। स्टैटिक टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी के, ज़्यादातर ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में चर्चा में पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप एक एक लाइन को खूब ध्यान से समझें। हाल ही में सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, जो बाकी चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। ये जब नोट बनाई गई थी उस समय ये बात थी। अभी तो इसमें मामला आगे भी बढ़ गया है, लेकिन मेन बातें इसमें लिखी हैं। ठीक है, इस कदम ने प्रवर समिति की संरचना और प्रक्रिया की स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी। खूब चर्चा हो रही थी। थोड़ा पृष्ठभूमि को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 2023 मार्च में कि जो इलेक्शन कमीशन है और बाकी जो मतलब आयुक्त हैं, इलेक्शन मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन CEC, ठीक है, और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, तो उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये बात इन्होंने कही थी। इस तरह की बात पहले भी चल रही थी। ठीक है, उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। यह निर्णय नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 2015 की जनहित याचिका से सामने आई थी। नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि यह निर्णय न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2015 में एक जनहित याचिका के जवाब में दिया था, जिसमें केंद्र द्वारा चुने गए चुनाव आयुक्त के सदस्यों की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे कि सरकार कैसे चुन सकती है। सरकार एक तरह से ठीक है, सरकार है तो है, लेकिन एक पक्ष से वो एक राजनीतिक दल भी है जो कि अगले चुनाव में फिर से भाग लेगा, फिर से चुनाव में एक बराबरी लेवल पे आएगा बाकी दलों के साथ, और ये अपने हिसाब से किसी को चुन दे तो उसका फेवर करने लगे। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि मतलब आरोप ऐसे लगाए जाते हैं कि ये झुका हुआ है निर्वाचन आयुक्त। क्यों भाई? क्योंकि सरकार ने ही चुना है, अपने पसंद के आदमी को चुन सकती है। ठीक है, तो संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। 2018 में 2 जजों की सर्वोच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना की गई। इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 324 की बारीकी से जांच की आवश्यकता थी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आगे ये आर्टिकल आए या न आए, अवश्य ध्यान रखिए कि 324 जो है ना, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। PCS वगैरह में खूब क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ठीक है, संविधान क्या कह रहा है ज़रा समझ लीजिए। 324(2) में क्या कहा गया है? 324(2) का मतलब क्या है? जैसे 324 तो एक मेन हो गया, ठीक है, 24, इसके बाद से इसमें एक उपखंड जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3 ऐसे जोड़ सकते हैं। तो 324 आर्टिकल के तहत जो दूसरा उपखंड है उसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त यदि कोई हो तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे थोड़ी पहेली को मैं सुलझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है मतलब मुख्य, एक बार UPSC ने पूछ लिया कि कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, पूछ के लिए सीधे दे दिया था एक लाइन, मेरे ख्याल से 5 लिखा था कि 5 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि गलत था। शुरू में एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, बाद में फिर संख्या बढ़ती घटती रहती है। अभी क्या है, एक मिनट, सॉरी मैंने पहले ही बताया था कि बगल में काम चल रहा है तो आवाज़ आने लग रही है, तो वो इग्नोर करते हैं। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में वो आ नहीं रहा होगा। कई बार मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है तो दिक्कत हो रही होगी, बाद में सुनता हूँ तो सुनाई नहीं देता है
आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ है नहीं सर, काहे कह रहे हैं। खैर, कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयुक्तों की संख्या में बदलाव होता रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई हो तो हो सकता है कि आयुक्तों की संख्या घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। फिर पढ़ता हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त यदि कोई है तो चुनाव आयोग के सदस्य होंगे ये सब मिलके। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या किसी अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है जो संसद द्वारा इस संबंध में पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। यानी कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संसद एक कानून बनाएगी, उस प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, साथ में किसी और सदस्य को भी नियुक्त करना है तो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा कोई संसदीय कानून लागू नहीं किया गया था, ध्यान दीजिएगा, 324 द्वारा कोई संसदीय कानून लागू नहीं किया गया था, इसीलिए न्यायालय ने संवैधानिक शून्यता को संबोधित करने के लिए कदम उठाया है। कौन सा कदम? संवैधानिक शून्यता का मतलब समझ रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी अलग से पूछ सकती है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रावधान के बारे में संविधान में कुछ खास नहीं कहा गया है, वहाँ पे संविधान ऐसा लगता है कि चुप सा है, तो उसको आप कह सकते हैं संवैधानिक शून्यता है। तो ऐसे में मौके का फ़ायदा उठा के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। ठीक है, और फिलहाल उसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नियुक्ति होनी चाहिए, तो ये फैसला लिया है और ये बात कही है। अच्छा, विधेयक अब इस रिक्तता को दूर करने और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियां करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है, जिस विधेयक की बात हम शुरू में कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे मैंने मेंस के लिए एक टॉपिक कवर किया था, आपको देखना चाहिए, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, बहुत मज़ा भी आएगा। खैर, यहाँ आते हैं कैसे नियुक्ति होती है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन जो बाकी आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद मतलब परिभाषित नहीं की गई है। अब इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाता हूँ। यूपीएससी लगातार कई सालों से ना एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। पता है क्या, एक लाइन दी जाती है, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाली लाइन है, उसके बाद से ए बी सी डी ऐसे, इन चारों में से कोई एक लाइन ऐसी होती है, मान लेते हैं बी वाली, इस लाइन में ये बात कही जाती है कि इसकी परिभाषा संविधान में है, या फिर संविधान में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है, या संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई है। इस तरह से वो लाइन दी जाती है, और वो लाइन सरासर गलत होती है। इसलिए नहीं गलत होती है कि मैंने कह दिया, यूपीएससी अब हो सकता है कि बाद में कुछ बदलाव आए, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जब पूछे ना, जब यूपीएससी ऐसे पूछ रही है कि इसकी परिभाषा संविधान में दी गई है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए। आप संविधान मतलब पढ़ते हैं, संविधान के बारे में कितनी सारी चीज़ों की परिभाषा आप पढ़ने जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यूपीएससी भी जान रही है कि संविधान में कहीं ना कहीं इसके बारे में बात हो सकती है, उल्लेख हो सकती है, लेकिन स्पष्ट परिभाषा हो ये ज़रूरी नहीं है। निर्वाचन आयोग के बारे में बात तो है ना, अनुच्छेद भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी बाकायदा परिभाषा दी गई है कि कैसे नियुक्ति होगी, तब बात गड़बड़ हो जाती है। ऐसे प्रश्न जब मतलब बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ खेल रही है। आपके अंदर जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है टॉपिक को लेकर, वो जांच रही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और जांच रही है कि आपके अंदर चालाकी है कि नहीं, पर्याप्त स्मार्ट हैं कि नहीं, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी ये खेल खेल रही है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस गलत होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, वो गलत होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए आपका समय भी बचेगा और आपके लिए क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार फिर इसी अनुच्छेद में एक बात कही गई है, चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया भी है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है।
क्या है भाई, देख रेख करना चुनाव बढ़िया से हो रहा है कि नहीं, निर्देश देना, उसके लिए कुछ नियम बना देना, या फिर मतलब चुनाव हो रहा है उस वो पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के हाथ में होता है। मान लीजिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आचार संहिता आपने सुना होगा, चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है। क्या ये चुनाव आयोग के हाथ में है? ठीक है, एक लाइन, एक कथन। दूसरी बात, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके अपना के चुनाव जीत लिया, मतलब जो भी नियम के अनुसार होना चाहिए वो नहीं किया। हो सकता है मान लेते हैं बूथ कैप्चर कर लिया, ठीक है, या फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम सोच लेते हैं कि लोगों के कनपट्टी पे बंदूक रखवा के अब संभव नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ऐसे करके कहा कि वोट डालो, उन्हें गोली मार देंगे और जीत गया। अब क्या इस व्यक्ति को अयोग्य ठहराने की शक्ति चुनाव आयोग में है? ये आप बताइए बाकायदा, जो मैं कह रहा हूँ इस सेंटेंस को दोहराते हुए आप अपना उत्तर बताइए कि इस केस में जो मैंने बताया कि कोई गलत तरीके से चुनाव जीत गया है, नियमों के खिलाफ है, तो उस केस में चुनाव आयोग उसको हटा देगा, उसे मतलब पद से, मतलब जिस पद पे वो चुना गया उससे हटा देगा। शक्ति है या नहीं है? ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ठीक है, उस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको किसको शामिल किया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के लिए जो गाइडलाइन दी है उसमें किसको शामिल किया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं जो मिल के तय करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं विधेयक पर। ये जो विधेयक लाया गया है इसकी क्या विशेषताएं हैं? कानूनों पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जो नए नए कानून आते हैं ना उनकी विशेषताओं पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देख लीजिए, एक चयन समिति बनाई जाएगी। चयन समिति आप समझ ही रहे हैं कि ये व्यक्ति, मतलब ये समिति जो है चयन करेगी, उन लोगों की पहचान करेगी जिन्हें निर्वाचन आयुक्त बनाना है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? एक व्यक्ति होंगे अध्यक्ष, समिति के एक अध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष पद पे कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, सदस्य के रूप में कौन होगा? मतलब सदस्य के रूप में एक और व्यक्ति हैं, और भी होंगे सदस्य। इसमें लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, यहाँ राज्यसभा कह दे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। लोकसभा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब लोकसभा के मेंबर्स का। इस पे हमने अलग से अलग डायमेंशन में बात की है। तो विपक्ष के नेता जो हैं लोकसभा में वो सदस्य के रूप में होंगे। यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा। अब आपको थोड़ा सा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ विपक्ष के नेता पर। इस पर क्वेश्चन पूछा गया पहले भी। आपको ये बताना है कि विपक्ष के नेता को मान्यता देने का कोई आधार है, कोई क्राइटेरिया है कि हाँ भाई आप सरकार तो नहीं बना पाए लेकिन आपकी पार्टी विपक्ष में है, तो आप बताइए किसी व्यक्ति को हम विपक्ष का नेता बना देते हैं। और इनको बड़ा ही सम्मान मिलता है, इनका एक स्पेशल पद होता है। इस विपक्ष के नेता वाले टॉपिक को ना आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आपको थोड़ी भी जानकारी है, अगर सही जानकारी है तो वेरीफाई करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं ज़रूर उसे लाइक करूँगा, हार्ट दूंगा, दिल दूंगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो नहीं है तो फिर किसी और, मतलब जो उसके बाद जो बड़ा दल है उसे, उसके नेता को ये भूमिका दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, मतलब सदस्यों में एक तो विपक्ष के नेता भी हैं और कैबिनेट मंत्री होंगे जिनको प्रधानमंत्री लेके आएंगे। क्या भाई बैठो, सोचा जाए किसको चुनाव आयुक्त बनाना है। ठीक है, एक खोज समिति होगी। ये तो चयन समिति है जो चुनेगी। एक खोज समिति होगी जो कुछ लोगों का नाम सजेस्ट करेगी चयन समिति को। खोज समिति में क्या है भाई मामला? विधेयक में चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ठीक है, आयुक्त और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनके पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा है इस विधेयक ने। ठीक है, खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। यूपीएससी यहाँ थोड़ा सा मजाक कर सकती है आपके साथ कि प्रश्न खोज समिति पर ही बना दे और कह दे कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, और आपने ये जाना है कि हाँ भाई विधेयक में कहा गया था कि एक समिति होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, और कॉमन सेंस भी लगाएं तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सदस्य हैं तो अध्यक्ष तो होने ही चाहिए।
तो उस हिसाब से आप इसी में प्रधानमंत्री टिक करके आगे, फिर गलती हो जाएगी। ये खोज समिति के लिए जो अध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट सचिव होंगे, ठीक है। आप ही जब सीनियर हो जाएंगे ना आईएएस बनने के बाद, तो आप भी कैबिनेट सचिव बनेंगे, ठीक। और इसमें सचिव के पद के नीचे के 2 सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने कहा कि आप आईएएस बनेंगे, सीनियर होंगे, सचिव बनेंगे। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, सचिव हटा के मंत्री लिखा जा सकता है और आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा, वहाँ भी गलती हो सकती है। मैं 2 बातें बताते चल रहा हूँ इस सीरीज़ में। कहाँ कहाँ सही आप कर सकते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि कहाँ पे गलती हो सकती है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो सफल हो सकते हैं 5-10 नंबर से रह जाते हैं, वो 5-10 मैंने थोड़ा जानबूझ के रेंज बड़ा किया है। उनकी गलती ये होती है ना कि वो आते हुए प्रश्नों को गलत करते हैं, या फिर जिन प्रश्नों पे थोड़ा ठीक से सोचते, सही दिमाग लगाते, तो नहीं आते हुए प्रश्न भी आप सही कर सकते थे, उसे भी गलत कर देते हैं, इसलिए उनका नहीं होता। तो कहाँ गलती हो सकती है इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, रिक्ति के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता, इसका क्या मतलब है? चयन समिति के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के कारण चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर समिति में कोई कमी है, रिक्ति है, कोई दोष है, इसके बावजूद चुनाव कर लिया गया तो उसे अमान्य नहीं माना जाएगा, फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। पिछले अधिनियम को निरस्त किया गया है। प्रस्तावित विधेयक चुनाव आयुक्तों की सेवा, शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। 1991 में एक बनाया गया था चुनाव आयोग अधिनियम नाम से, ठीक है, और बाकी कोष्ठक में ये बातें लिखी गई हैं उसी से संबंधित, तो उसे निरस्त कर दिया गया है, अब नया बनेगा, ठीक। तो ये बातें हैं। नए अधिनियम के पारित होने के बाद चुनाव आयोग का कामकाज उसके द्वारा नियंत्रित होगा, उस नए अधिनियम के द्वारा। 1991 का अधिनियम में प्रावधान है कि इलेक्शन कमिश्नर का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी आए हैं। पुराने वाले कानून में ये व्यवस्था थी कि जो पैसा दिया जाएगा वेतन, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। विधेयक में प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो कमिश्नर हैं उनका वेतन और भत्ता, सेवा शर्तें, ये सब कैबिनेट सचिव के समान होंगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं। अब एक कैबिनेट सचिव जो होते हैं उनको जितना वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, सेवा शर्तें जो मिलती हैं, जो दी जाती हैं चीज़ें, उसके बराबर कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब ऐसे बदलाव आते हैं तो यूपीएससी मौका नहीं छोड़ती, इन चीज़ों को घुमा फिरा के पूछ ही लेती है। मान लीजिए ये भी ना पूछे और ये भी ना पूछे, और यूपीएससी कह दे कि इनका जो वेतन है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है या फिर किसी और पद के बराबर, जैसे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके बराबर है, तो कहीं और ही जाके पूछ लिया गया। मुद्दा ये नहीं है कि किसके बराबर पूछा गया, किसके बराबर नहीं। मुद्दा ये है, आपको ध्यान में ये रखना है कि इनके वेतन और भत्तों में कुछ बदलाव किया गया, इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो इधर उधर गेस करने से अच्छा है कि जो सही बात है उसे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि जो है कैबिनेट सचिव के समान कर दिया गया है। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़, विधेयक इस प्रावधान को बनाए रखता है कि चुनाव आयोग का कामकाज जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। मान लेते 3 लोग हैं, तो सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि तीनों लोग मिलकर कहते हैं कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, या फिर आचार संहिता में ये बात लागू कर देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं हम उनसे कह देते हैं कि आप प्राइम टाइम में अपने खिलाफ जितने भी अपराध हैं उनका आधे आधे घंटे तक जो है बताइए, उस पर मतलब प्रसारण करवाइए, हर चैनल पे, पेपर में दीजिए। और ऐसे फैसले में तीनों लोगों को मतलब उम्मीद की जाती है कि तीनों लोग सर्वसम्मति से हाँ या ना कहेंगे। लेकिन अगर मतभेद हो जाता है तो 3 लोग में से 2 लोग जिस साइड में होंगे, जो कहेंगे कि हाँ तो हाँ, अगर कहेंगे नहीं तो नहीं, यानी कि बहुमत के आधार पे फैसला किया जाएगा। बात समझ में आई? कुछ चिंताएं हैं जिनको समझना जरूरी है। क्या है भाई? शक्ति का संतुलन। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, ये शामिल हैं। 3 लोग हैं जो चुनेंगे, जिनमें से 2 सरकार साइड के विपक्ष के नेता के पास
प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अल्पमत रह जाता है। अगर चुनने में भी यहाँ भी बहुमत की बात आए तो दो लोग तो अपने ही एक ही साथ हैं, विपक्ष के नेता चाहे कितना भी हल्ला करें फैसला तो हो ही जाएगा। और ऊपर ये भी लिख दिया गया है कि अगर समिति में कोई गड़बड़ है, कोई कमी रह गई है तो चुनाव मान्य माना जाएगा। तो इस तरह से बदलाव करने का कोई खास फायदा दिख नहीं रहा। और सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वो अपना फ़ायदा देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के फैसला लेती है। ठीक है, तो ये चिंता की बात है। ठीक है, इसके अलावा इससे समिति के भीतर शक्ति संतुलन पर सवाल उठता है और क्या चयन प्रक्रिया वास्तव में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है या कार्यपालिका के पक्ष में झुकी रहती है। ये सब चीज़ें शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। अच्छा, निर्वाचित शासन पर प्रभाव। प्रस्तावित परिवर्तनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, पड़ेगा ही, पड़ता ही रहता है। निर्वाचन के संचालन में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। प्रवर प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई भी कथित प्रभाव बिना पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियां निभाने की निर्वाचन आयोग की क्षमता के बारे में चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। ये सारी बातें आपको मेंस में काम आएंगी। ठीक है, निर्माताओं के उद्देश्यों के साथ संरेखण। एक सेकंड रुकिए। हाँ, इस बार मैंने इसलिए रोका था ना, बीच में लाइन ऐसे बन जा रही थी सफ़ेद सफ़ेद, तो साफ नहीं दिख रहा था। हाँ, तो निर्माताओं के उद्देश्यों के साथ संरेखण। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय में इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य चुनाव की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय से था। वो निकाय स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि उस पर किसी भी तरह का ऐसा दबाव न उत्पन्न हो जाए कि उसे अगर स्वतंत्र होकर काम करना है तो फिर तो ये बात माननी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर स्वतंत्र है ही कहाँ। ठीक है, प्रस्तावित विधेयक के आलोचक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या प्रवर समिति की नई संरचना निर्वाचन के लिए जिम्मेदार एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय बनाने के निर्माताओं के उद्देश्यों के अनुरूप है। ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन आप भी उठा सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि आप जब सवाल ऐसे उठाएं तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि आप तर्क दे रहे हैं, न कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बात वही है, बोलने का तेवर ऐसा होना चाहिए, शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे आपको ये समझ में आए कि आप तार्किक बात कर रहे हैं, न कि किसी की खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु चुनाव आयुक्तों की भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा समझिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इधर से भी पूछा जाएगा। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब हुई। एक सीधी सीधी बात है, पूछ लिया गया, पीसीएस में ऐसे पूछा गया है। यूपीएससी का स्टाइल ऐसा है कि वो घुमा फिरा के जानने की कोशिश करेगी कि आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ऐसी लाइन बना दी जाएगी घुमा फिरा के कि ऐसा, मतलब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। जैसे कह दें, मान लीजिए मैं एक लाइन बना रहा हूँ कि आज़ादी के 1 साल बाद निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अब आज़ादी कब मिली? 1947 में। 1 साल बाद 1948 आ गया, तो फिर तो बात गलत हो गई। तो कैसे जानें कि बात गलत हो गई? जब आप ये जानते हैं कि 50 में स्थापना हुई थी तब तो कह रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कब हुआ था। इसलिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चुनाव आयोग में एक मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त होता है जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना। और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यहाँ बार बार कहीं भी एक चीज़ साफ साफ नहीं लिखी है, अन्य लिखा है, अन्य। अभी वर्तमान हिसाब से अब चलेंगे, वर्तमान के समय से। तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि 3 है टोटल मिला के, एक मतलब अध्यक्ष है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य है वर्तमान में। ये अन्य की जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकते हैं, संशोधन होता रहता है। लेकिन अगर ऐसी लाइन बनाई जाए जिसमें लिखा जाए कि वर्तमान में 3 है कुल मिला के, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, तो वो लाइन सही होगी। ठीक है ना, ये तथ्य ध्यान रखिएगा। अच्छा, चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की संख्या, एक तो आयुक्त है ही, उनके अलावा बाकी कितने होंगे ये कौन तय करेगा? 3 ऑप्शन है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अभी तो आपके सामने उत्तर है तो आप जान गए हैं, लेकिन ये बात नहीं पढ़ी होती और मैं डायरेक्ट पूछता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, शायद। आगे, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। चुनाव आयोजित कराना सबसे पहला काम है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात कि पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? कमेंट में बताइए। ठीक है, नगर पालिका में भी चुनाव होते हैं, वो कौन कराता है? ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता, मैंने अभी बात की थी ऊपर ना कि इसके क्या काम है, इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है काम को लेकर। तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। कोशिश खूब होती है लेकिन कहाँ अवसर मिल रहा है। जिन दलों को ज़्यादा फंडिंग मिल रही है और ख़ास तौर से जो दल सत्ता में होते हैं, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनको मतलब पूरा सिस्टम नहीं चाहते भी सपोर्ट करता है। मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उनको फेवर तो मिल ही जाता है। और जो कितने भी ईमानदार हैं, उनके पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। फिर तो सारा खेल तो लोगों तक पहुंचने का है, अपनी बात समझाने के लिए लोगों तक पहुंचने की बात है। हमारा ही ले लीजिए, मैं आपसे शायद ही कभी ऐसे मूड में है, हंसी मजाक में कह देते हैं कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कहते हैं, नहीं पहुंच रहे ज़्यादा लोगों तक, तो कम ही लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी हमारे पास और संसाधन हो और भी चीज़ें हैं, थोड़ा और बढ़िया तरीके से चीज़ें करें या फिर वो करें जो लोगों को पसंद है, थोड़ी सी मसालेदार बातें हों, तो फिर खूब वीडियोस चलेगी, खूब लोगों तक पहुंचेंगे। और राजनीतिक दल यही करते हैं, लोगों को जो पसंद है वो वही करते हैं, चाहे उसके लिए दंगा कराना पड़ जाए, उसके लिए दो समुदायों को आपस में लड़ाना पड़ जाए, उसके मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जिसको लिखना नहीं है, मतलब कहने की बात है। तो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि समानता की बात, समानता नॉर्मली आती नहीं, लेकिन ये कहा गया कि भाई आपको जिम्मेदारी दी गई है तो दलों में समानता लेके ही, ताकि कंपटीशन बराबरी का हो सके। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आदर्श आचार संहिता का उपयोग करते हैं, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पालन के लिए, मतलब एक तरह से दिशा निर्देश है, नियम है। इसका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। मज़ेदार बात यह है कि कभी भी आप देखिएगा चुनाव के दौरान जो लीडर है ना मतलब किसी भी दल का जो मेन लीडर है, जो पहचान है, उसके खिलाफ खूब ढेर सारी शिकायतें पहुंच जाती निर्वाचन आयोग पे। छोटे मोटे किसी व्यक्ति के खिलाफ जाए ना, तुरंत एक्शन आ जाता है। जो मेन व्यक्ति है उसके खिलाफ चाहे वो कुछ भी बोले, निर्वाचन आयोग जल्दी कुछ एक्शन नहीं लेता है। अगेन, ये वो बात नहीं है जो आपको लिखना है, ये सब लिखेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप निर्वाचन आयोग में विश्वास नहीं करते, आप संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को मतलब ध्यान में नहीं रखना। एक चीज़ मैंने फ्लो में बोल दिया, उसको समझ लीजिए। मेंस में नेगेटिव मार्किंग ऐसे नहीं होती, उसमें कुछ गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग से मेरा मतलब ये था कि नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, और आपकी सोच इससे कुछ ऐसा बन जाए, परसेप्शन ऐसा बन जाए एग्जामिनर की नज़र में कि आप फिट नहीं हैं सिविल सेवा के लिए, तो फिर उसका नुकसान होता है। बाकी कभी मैं बात करूंगा कि मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है, लेकिन वो अलग तरह की है, वो प्री वाली नहीं है, वो भी इंटरेस्टिंग है। खैर, राजनीतिक दलों के संबंध में इसकी क्या भूमिका है? इसका कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, कार्यों में यह भी एक चीज़ है, और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। ध्यान रखिएगा, चुनाव चिन्ह अपने मन से नहीं मिलता है, आवंटित होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई कई बार ऐसा होता है, जैसे महाराष्ट्र में दल में वो हुआ तो चुनाव चिन्ह को लेकर फिर झगड़े होते हैं कि ये मतलब एक ही पार्टी के
के विभाजन से 2 दल बन गए। अब दोनों पहुंच गया निर्वाचन आयोग के पास कि भैया ये वाला जो पहले से चल रहा था चिन्ह हमारा रहेगा। तो इसका फैसला कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय के रूप में काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। मतदाता शिक्षण कार्य भी करता है। लोगों को, हमें आपको जागरूक करने का भी काम होता है, शिक्षा देने का भी काम होता है। चुनावी खर्च की निगरानी भी ये करता है। ये बेसिक सी बातें हैं। अब आपको एक चीज़ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा सकता है। आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में एक व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है, एमएलए बनेगा वो, अगर जीत गया तो उसके लिए क्या सीमा तय की गई, वो कितने रुपए खर्च कर सकता है व्यक्तिगत स्तर पे। और एक व्यक्ति संसद का सदस्य बनने वाला है, मान लेते हैं लोकसभा चुनाव है और वो खर्च करना चाहता है, तो मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है? आप बताइए कमेंट में, इसका उत्तर आपको पता है कि नहीं। पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। चुनावी कदाचार का समाधान करना, चुनाव के दौरान जो लोग मतलब अभद्र भाषा या कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, तो उसे रोकने के लिए, कदाचार को रोकने के लिए कुछ उपाय करता है ये आयोग। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने समझ ली। बेसिक क्या, बेसिक से एडवांस लेवल की बातें समझ ली हैं। इसमें बस इतना ही है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, पीडीएफ नोट जल्दी से लेके तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।